हाय फ्रेंड्स, राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप लिस्टेड कंपनीज में काम करते हैं तो सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन से आप लोग भली भांति परिचित है। लेकिन क्या आप उन प्रोविजन से भी परिचित है जो उन कंपनीज को लगते हैं जिन्होंने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट कराए? अगर हाँ तो ये एक रिवीजन लेक्चर है, और अगर नहीं तो ये मौका है उसको डिटेल्ड पढ़ने का। ये रेगुलेशंस दो टुकड़ों में, एक है कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। सो कोई भी कंपनी जिसने इक्विटी लिस्ट कराई हो या डेट या प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराए हो तो रेगुलेशन 5 to 14 उनको कंप्लाई करना ही पड़ता है। उसके अलावा चैप्टर 5 जो है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज विच हैव लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, ये उनको एप्लीकेबल होता है। तो ये रेगुलेशन है 49 से 62। सो एक बार आप सोचिए कि आपने रेगुलेशन 49 से 62 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो ये मौका है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो कॉमन ऑब्लिगेशंस हम लोग सेकंड स्टेज पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं ऐसी कंपनीज को, उनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो चैप्टर है 5, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज विच हैव लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, एप्लीकेबिलिटी। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई ओनली टू ए लिस्टेड एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जिसने अपने नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021 में लिस्ट कराए हैं। तो चैप्टर 5 के जो प्रोविजंस हैं ऐसी कंपनी को एप्लीकेबल है जिसने नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, और भी अदर सिक्योरिटीज जो नॉन कन्वर्टिबल है, अगर उनको ये जो रेगुलेशंस हैं ये अभी 2021 अगस्त में आए थे, इसके हिसाब से इशू करके लिस्ट कराए हैं तो उनको एप्लीकेबल है। समरी में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो रेगुलेशन है 49, applicable if listed non-convertible securities issued as per non-convertible security regulations 2021. Okay. Then explanations क्या दे रहे हैं? For the if the listed entity has listed its non-convertible redeemable preference share, okay, perpetual non-cumulative preference share or instrument of nature similar to perpetual non-cumulative preference share, the reference to interest in this chapter shall be read as dividend. So ये चैप्टर में हर जगह डिवेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेबल है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट कराए हैं जो कि नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल है, परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और सिमिलर नेचर के, तो जहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखा है उसको आप डिविडेंड पढ़िए। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन है इंटरेस्ट टू बी read as dividend if preference shares जो कि क्या कैटेगरी के थे, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल और परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव है, राइट। Default shall mean non-payment of interest or dividend or principal amount in full on the pre-agreed date and shall be recognized at the first instance of delay in servicing of any interest, dividend or principal amount. जनरल लैंग्वेज में डिफॉल्ट किसे कहते हैं? अगर आज आपने कोई लोन लिया है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देनी है ड्यू डेट पे। अब अगर आपने ड्यू डेट पे वो पैसा पूरा नहीं पे किया है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, तो उसको हम डिफॉल्ट बोलेंगे। अब ये डिफॉल्ट किस स्टेज पे रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन वी विल से द एंटिटी हैज डिफॉल्टेड,
तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि जब भी फर्स्ट इंस्टेंस था, अगर आज के दिन में इंटरेस्ट 1 महीने बाद ड्यू था, 30 अप्रैल को ड्यू था, आपने 30 अप्रैल को पे नहीं किया तो डिफॉल्ट ट्रिगर हो गया। उसके बाद 30 मई को हम ये नहीं बोलेंगे कि फिर से डिफॉल्ट हो गया, वो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट पे ही ट्रिगर माना जाएगा। सो डिफॉल्ट का मतलब हो गया नॉन पेमेंट इन फुल, किसका? इंटरेस्ट डिवेंचर्स के केस में, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस में, प्रिंसिपल, और कब? ऑन agreed due date, and when? At the first instance. That means if due on 30th April, so date of default would be 30th April. Next month will not be treated as default if still amount unpaid. राइट, तो रेगुलेशन 49(1) ओमिट हो चुका है, तो रेगुलेशन 49 एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनियों को अगर उन्होंने अपनी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज लिस्ट कराई है एज पर एनसीएस रेगुलेशंस 2021। और जहां पे भी इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है उसको हमें डिविडेंड पढ़ना है अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल और परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर किए हैं। डिफॉल्ट अगर आपने पेमेंट फुल में नहीं किया है इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रिंसिपल की एग्री ड्यू डेट पे और फर्स्ट इंस्टेंस पे डिफॉल्ट माना जाएगा। क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए। इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन 50। इक्विटी लिस्टेड के केस में रेगुलेशन 29 है प्रायर इंटीमेशन। तो यहाँ पे रेगुलेशन 50 क्या है? द लिस्टेड एंटिटी, लेट अस से राइटमूव लिमिटेड, शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज of at least 2 working days in advance, excluding date of intimation and date of meeting of the board of director. किस बारे में? About the board meeting in which any of the following proposal is to be considered. तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए 51 एडवांस इंटीमेशन देनी है। कैसे? 2 क्लियर वर्किंग डेज। इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग एंड एक्सक्लूडिंग एनी हॉलीडे, एनी एक्सचेंज हॉलीडे और सैटरडे एंड संडे। किस चीज की? ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड फॉर। अब क्या क्या पर्पस के लिए है जिसके लिए हमें एडवांस इंटीमेशन देनी है? लेट अस सी। अल्टरेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड और इन द राइट्स और प्रिविलेज ऑफ द होल्डर देयर ऑफ। अभी आपने डिवेंचर्स लिस्ट करा रखे, अब आप उसके नेचर में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कम्युलेटिव को नॉन कम्युलेटिव करना चाह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में, या उसके कोई राइट और प्रिविलेजेस के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर ये था ए है अल्टरेशन इन किस चीज में? नेचर और फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और राइट और प्रिविलेजेस। राइट और प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर। सो अगर ऐसी कोई बोर्ड मीटिंग आप करने वाले हैं जहां पे आप सिक्योरिटीज की नेचर में, फॉर्म में कोई चेंज कर रहे हैं या राइट और प्रिविलेजेस में कोई चेंज कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्किंग डेज इन एडवांस नोटिस देना है। देन अभी डेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडम्पशन पेमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। राइट, अभी आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 30th
ऑफ द मंथ ड्यू है, अगर आप इसको चेंज करके 15th ऑफ द मंथ करना चाह रहे हैं, तो जिस बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लेंगे उसकी 2 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको इंटीमेशन देनी है. सो डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट, इस बोर्ड मीटिंग के भी प्रायर इंटीमेशन देनी है. देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए भी आपको प्रायर इंटीमेशन देनी है. देन फंड रेजिंग बाय वे ऑफ NCS, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, उसके लिए भी आपको देना है. और एनी मैटर अफेक्टिंग राइट ऑफ NCS होल्डर्स. सो ये 5 चीजों के लिए 2 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको नोटिस देना है. ठीक है. देन 2 क्या कह रहा है? The listed entity shall also intimate the stock exchange क्या not later than the date of commencement of dispatch of notices. जनरली फिजिकल नोटिस है तो 21 क्लियर डेज और उससे भी 2 दिन पहले आप डिस्पैच शुरू करते हैं. तो एक लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी कब? जिस दिन आपका डिस्पैच कमेंस हुआ उस दिन के बाद नहीं, तो लेट टू लेट उस दिन. क्या? Any AGM or EGM that is proposed to be held for obtaining shareholder approval for the proposal at clause C and D, C और D है फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फंड रेजिंग के लिए. तो अगर किसी AGM में रिजल्ट्स अकाउंट्स अप्रूवल की AGM है, ऑब्वियसली AGM अकाउंट्स अप्रूवल के, EGM में फंड रेज हो रहे हैं, तो आपको डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस के दिन एक्सचेंज को बताना है. और एनी मीटिंग ऑफ दी होल्डर्स ऑफ NCS, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग है होल्डर्स ऑफ NCS अगर उनके राइट्स को अफेक्ट कर रही है, दैट मीन्स 52. सो इंटीमेशन not later than date of commencement of dispatch of notice, किस चीज की? of meeting of AGM और EGM for C and D and holders of NCS for E. क्लियर? तो 51 में 2 क्लियर वर्किंग डेज पहले आपको बताना था बोर्ड मीटिंग के बारे में, और 52 डील कर रहा है जनरल मीटिंग और होल्डर्स की मीटिंग के बारे में, और 3 ओमिटेड है. तो आई थिंक रेगुलेशन 50 क्लियर है. देन ये 51 रेगुलेशन 30 का कॉरस्पॉन्डिंग है. डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हैविंग बियरिंग ऑन परफॉर्मेंस और ऑपरेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कंपनी की परफॉर्मेंस पे, ऑपरेशन पे फर्क पड़ता है, जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी डिस्क्लोजर कब कर रहा है. तो 51 का रेगुलेशन 1 है, द लिस्टेड एंटिटी शैल प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज क्या of all information having bearing on performance of prior sensitivity or any action that shall affect payment of interest or dividend or redemption of non-convertible security. तो हम टुकड़ों में बांटते हैं. लिस्टेड कंपनी को क्या बताना है स्टॉक एक्सचेंज को? इन्फॉर्मेशन फर्स्ट जिसका बेरिंग है परफॉर्मेंस पे, ऑपरेशंस पे, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या जिसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड पे और रिडम्पशन पे फर्क पड़ेगा. और प्रॉम्प्टली का मतलब है जितनी जल्दी हो सके उतना पॉसिबल, लेकिन 24 आवर्स से इवेंट के 24 आवर्स के बाद नहीं. अगर 24 आवर्स के बाद आप करते हैं तो आपको उसका रीजन भी देना है. तो दैट मीन्स 51 समरी लीजिए, 51 का 1. अब ये पोस्ट इंफॉर्मेशन है, ऊपर थी प्रायर इंटीमेशन. सो इंटीमेट एज सून एज पॉसिबल बट not later than 24 hours of event with having
इम्पैक्ट ऑन, अब क्या क्या पॉइंट थे, परफॉर्मेंस, यस, ऑपरेशंस, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और अफेक्टिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट। और अगर आपने नहीं किया फॉर डिले, you have to include reason for delay in disclosure also. Clear? (52) Without prejudice to the generality of sub-regulation 1, ठीक है, general, the listed entity who has listed non-convertible security shall make disclosure as specified in Part B of Schedule 3. So 51(2) disclosures of events falling under Schedule 2 Part B to be made. दिखा देता हूँ क्या है Schedule 2. ये है Schedule 2. Schedule 2 था क्या 3 था? Schedule 3 होगा. क्योंकि Schedule 3 में Part B में ये रहा, ठीक है. So Schedule 3 था. Disclosure information having bearing on performance, क्या क्या देख लीजिए. Listed entity shall promptly inform the stock exchange of all information which shall have bearing on operation. वही रिपीट किया हुआ है. Of redemption of securities including क्या क्या? First, expected default in the timely payment of interest, dividend or redemption payment or both, and also default in creation of security as soon as that become apparent. अब ये सब चीजें reasonably within 24 hours देना है. तो सबसे पहले इसमें लिखता हूँ expected default in payment of interest, dividend or redemption amount or creation of securities, right? Then any attachment or prohibitory order restraining the company from transferring non-convertible securities from the account of the registered holder along with particulars the number of securities so affected, name of registered holder and their demat account. तो दो पार्ट है, अटैचमेंट और प्रोहिबिटरी ऑर्डर. अब ये कोड देती है रिस्ट्रिक्टिंग द कंपनी टू ट्रांसफर सर्टेन एनसीएस. तो अभी कौन से एनसीएस है? सपोज कंपनी ने किसी एंटिटी के फेवर में डिवेंचर्स इशू किए हैं, वो कंपनी के लिक्विडेशन में चलेगी या कुछ और हो गया या फ्रॉड में आ गई, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसको ट्रांसफर नहीं करोगे अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको डिटेल्स ऑफ सच एनसीएस आल्सो टू प्रोवाइड टू स्टॉक एक्सचेंज. अभी कब करना है? अटैचमेंट ऑर्डर की कॉपी आपके पास आई और आने के 24 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है. देन एनी एक्शन विच शैल रिजल्ट इन, आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे रिडम्पशन होता है, रिडक्शन होता है, कैंसिलेशन, रिटायरमेंट, तो इन होल और फुल ऑफ. अगर कोई ऐसी इवेंट हो रही है ऐसी इवेंट जिसके कारण नो सिक्योरिटी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रिडीम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कैंसिल हो रही है, रिटायर हो रही है फुल में या पार्ट में, तो उसको भी 24 आवर्स में आपको बताना है. ओके
Any action that shall affect adversely payment of interest or non-convertible debt securities or payment of dividend, ठीक है, interest या dividend, including default and failure to create a charge on the assets. So action resulting in that was expected default, ये हो गया. Action resulting in action affecting payment of interest, dividend or failure to create a charge. Action adversely affecting pay or defaulting. So इसको भी आपको 24 hours में बताना है. Then any change in the form or nature of securities, you can make an application as change in the stock exchange. Okay. अगर आपने जो नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है उसकी नेचर या फॉर्म में चेंज किया है तो उसके बारे में बताना है और आपको लिस्टिंग एप्लीकेशन भी करनी है अगर एक्सचेंज आपको बोलती है. चेंज इन नेचर और फॉर्म ऑफ लिस्टेड securities and also to make listing application if required by exchange. Okay. Then change in general character or nature of business, disruption of operation and commencement of commercial production. So change in general character or nature of business, इसके बारे में बताना. Disruption of operations and commencement of commercial operations, इसके बारे में बताना है. ठीक है. स्ट्राइक, लॉकआउट, कौन सा? हैविंग इम्पैक्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये आपको बताना है. नेक्स्ट, detail of any letter or comment made by trustee regarding payment, non-payment of interest on due date, payment or non-payment of principal on the due date, on any matter concerning the security, listed entity or the asset along with its comment thereon. So अगर आपको इसको मैं सिंपल बोलता हूँ, adverse comments made by debenture trustee to be disclosed to stock exchange. 24 hours. Then delay or default in payment of interest or dividend or principal amount or redemption for a period of more than 3 months from the due date. Delay or default payment of interest, dividend or principal for more than 3 months. अगर आप 3 months पीछे चल रहे हो तो आपको ये इंटीमेशन भी देने हैं कि हम लोगों ने लास्ट 3 months का इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रिंसिपल नहीं पे किया. ये लेटर जाता है. फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट. ओके, फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. अगर आपको 30 अप्रैल तक चार्ज क्रिएट करना था, आपने नहीं किया तो 1 मई तक आप इन्फॉर्म करिए. Any instance of default or delay in timely payment of or both including proposal for rescheduling or postponement of the repayment program with an investor or lender.
इंस्टांस ऑफ डिले और डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट हो गया, अभी आपने लेंडर्स के साथ डिस्कशन की और आप ये टाइम एक्सटेंड करने वाले हैं। तो प्रपोजल फॉर रीशेड्यूलिंग और postponement of due date. So that also you have to inform. Major change in which may amount to अच्छा major change in board कौन सा resulting in change in control of the company. Okay. Revision in rating, credit rating. Then decision to pass any interest payment or short particular of any increase of capital, whether by issue of bonus, right issue, to be offered to debt security holder or ineligible. Okay. अब अगर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसके अंदर पासिंग ऑफ इंटरेस्ट और इशू ऑफ बोनस और सिक्योरिटीज और राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू existing NCS holders. NCS भी नहीं, debt security holders. Okay. Then all information, report, notices, call, circular proceeding concerning non-convertible. कोई भी अपने इंफॉर्मेशन, नोटिस कुछ भी छपाया है नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के कंटेक्स्ट में, सो दैट यू हैव टू इंटीमेट विद इन 24 आवर्स. फिर लिस्टेड एंटिटी शेल डिस्क्लोज. आउटकम कौन कौन सी मीटिंग्स का देना है. अभी तक तो 24 आवर्स की बात हो रही थी, अब 16 में देखिए. लिस्टेड एंटिटी शेल डिस्क्लोज द आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड टू द एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द मीटिंग. मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के खत्म होने के 30 मिनट्स में आपको बताना है. क्या बताना है. डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग प्रपोजल. अगर आपने फंड रेजिंग के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया है. अच्छा, ज्यादा नहीं, ए बी. और अगर 2 दिन चली तो जिस दिन मीटिंग, मैं यहाँ बताता हूँ. आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग इन 30 मिनट्स किस चीज के लिए. ए, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और यहाँ पे 30 मिनट्स of end of meeting on which considered. मतलब क्या है इसका. अगर बोर्ड मीटिंग 2 दिन चली और रिजल्ट पहले दिन कंसिडर हुए थे, तो पहले दिन की मीटिंग जब खत्म हुई उसके 30 डेज में बताना है एक्सचेंज को. और दूसरा बताना है फंड रेजिंग. कैसे. बाय वे ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज. अगर कन्वर्टिबल है या इक्विटी है तो उसके लिए नहीं. ओके, तो ये था 16.17. फ्रॉड डिफॉल्ट बाय प्रमोटर, केएमपी और डायरेक्टर, एम्प्लॉई और बाय ऑफ लिस्टेड और बाय लिस्टेड एंटिटी और अरेस्ट ऑफ केएमपी और प्रमोटर. ओके, नेक्स्ट हो गया फ्रॉड्स बाय प्रमोटर एज अ कंपनी, promoters
KMP employees और अरेस्ट ऑफ प्रमोटर और KMP, ये आपको बताना है। देन चेंज इन डायरेक्टर्स KMP ऑडिटर एंड कंप्लायंस ऑफिसर, ये भी आपको बताना है। डायरेक्टर्स KMP ऑडिटर्स और कौन था, एंड कंप्लायंस ऑफिसर, ये आपको एक्सचेंज को बताना है। ठीक है, रेजिग्नेशन हो गया ऑडिटर का, तो डिटेल रीजन देना है 24 आवर्स ऑफ रिसीट के। रेजिग्नेशन लेटर भी देना है क्या? रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, कब? विद इन 24 आवर ऑफ रिसीट ऑफ रीजन। ठीक है, अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान या रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इन रिलेशन टू लोन और बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, तो क्या डिटेल देनी है? डिसीजन, ICA, फाइनलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड सैलरी। सो 20th में आ गया डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान और रिस्ट्रक्चरिंग ऑन अप्रूवल। देन अगर आपने OTS किया तो वो बताना है। कोई वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी, और फाइल्ड है, एडमिटेड की बात नहीं हो रही, फाइलिंग की स्टेज पे ही आपको बताना है। देन प्रोसीडिंग्स ऑफ AGM EGM, मोस्टली लिस्टेड इक्विटी लिस्टेड कंपनी की तरह ही कंप्लायंसेस है, पर ये ध्यान दीजिए कि हम लोग सिर्फ जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाई वैल्यू में फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल हो जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसने अप टू 500 करोड़ तक के डेट या प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराए हैं, ये कंप्लायंसेस उसके बारे में। ओके, देन अगर CIRP होगी तो आपको डिटेल्स बतानी है। डिटेल्स रिगार्डिंग CIRP, अब इसमें सब है, फाइलिंग स्टेज से लेकर स्टेज वाइज आपको सब कुछ बताना है। स्टेज वाइज फ्रॉम फाइलिंग टू बिजनेस स्ट्रेटेजी तक, हर स्टेज वाइज आपको इन्फॉर्म करना है एक बार अगर आपका हो गया। अगर आपने टर्म्स ऑफ इशू चेंज किए हैं, या रिडम्पशन की टर्म्स चेंज किए हैं, या एक्सरसाइज ऑफ कॉल पुट ऑप्शंस की, तो एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, कॉल पुट और इशू, ये भी आपको बताना है। 25 कितनी चीजें बताने, खत्म ही नहीं हो रही। इंटीमेशन लेटर टू चेंज इन कोविनेंट्स और ब्रीच ऑफ कोविनेंट, अच्छा, देन चेंज इन कोविनेंट और ब्रीच ऑफ कोविनेंट, कोविनेंट टर्म्स कंडीशंस ऑफ प्रिंसेस। देन अगर फॉरफिचर ऑफ unclaimed डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, सब साथ साथ ही चलते हैं। देन चेंज इन डिवेंचर ट्रस्टी, CRA और RTA, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ। ओके, अगर आपने कोई कंफर्ट गारंटी या क्रेडिट एनहांसमेंट दिया किसी थर्ड पार्टी को, इंटीमेशन ऑफ
comfort, guarantee or credit enhancement. Given to third party. Clear? और कौन सी information? Lastly, general. Any other information or change that shall affect the right and obligation or is not in public domain but necessary to enable the holders to comprehend the true position and to avoid the creation of false marketing. तो clarification है. तो any other information कौन सी affecting rights, ये भी ले लो इसको, affecting rights and obligation of holder or not in public domain but require to create proper understanding. ओके, सो ये लिस्ट थी. इनमें से अगर कोई भी आइटम होती है तो आपको 24 आवर्स में बतानी है और रिजल्ट और फंड रेजिंग 30 मिनट्स में. तो 51 में आप अभी सब इंटीमेशन ही चल रही है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. 49(1) एप्लीकेबिलिटी के लिए था. 51 2 क्लियर वर्किंग डेज इन एडवांस इंटीमेशन है, इनमें से किसी भी बोर्ड मीटिंग में अगर डिस्कस होने वाला है. 52 जनरल मीटिंग्स के लिए और होल्डर्स की मीटिंग के लिए था. 51(1) 24 आवर्स के अंदर ही परफॉर्मेंस ऑपरेशन और इन सब के बारे में कोई है तो वो बताना है. 51(2) इसी का ही स्पेसिफिक है कि शेड्यूल 3 पार्ट बी बताना है. ओके, सो अभी हम चलते हैं 49. हम आगे डेट पे 50 इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ लिया. 51(1) पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 क्या बोल रहा है? The listed entity shall disclose on its website क्या all such events which have been disclosed to the stock exchange under this regulation, and such disclosure shall be hosted on the website for a minimum period of 5 years and thereafter as per the archival policy. That means 51(3) all intimations under 51 to be hosted on the website for 5 years and thereafter as per archival policy of the company. Clear? तो 51 भी हो गया. 49, 50, 51. अब हम बात करते हैं 52 की, फाइनेंशियल रिजल्ट्स. क्या बोल रहा है? 52(1) The listed entity shall prepare and submit unaudited or audited quarterly and year-to-date standalone financial results on a quarterly basis in the format as specified by board within 45 days from the end of the quarter other than last quarter to the recognized stock exchange. अब 3 क्वार्टर हो गए, जून, सितंबर और दिसंबर. ये 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप ऑडिटेड या अनऑडिटेड 45 डेज के अंदर आपको प्रिपेयर करने हैं और सबमिट करना है. फिर provided that in case of entity which have listed their debt securities, copy of results submitted to stock exchange shall be provided to debenture trustee on the same day the information is submitted to stock exchange. That means exchange को भेज के CC debenture trustee को करना है. तो 52(1) में company to submit quarterly results for first 3 quarters in 45 days in the format prescribed by stock exchange. Company to submit result for first 3 quarters in 40 days and same day also intimate to debenture trustee. Okay, clear है?
52.2 the listed entity क्या करेगी? shall comply with following requirement with respect to preparation, approval, authentication and publication of annual and quarterly results. लिस्ट प्रिपेयर करते हुए, अप्रूव करते हुए, ऑथेंटिकेट करते हुए, पब्लिश करते हुए ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोविजन ध्यान रखना है. क्या प्रोविजन है? ए, अनऑडिटेड रिजल्ट्स, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट होगी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा. और जहां पे सीएजी ऑडिट करता है तो प्रैक्टिसिंग सीए देगा. तो सबसे पहले 52.2 में प्रिपरेशन फॉलोइंग provisions to be followed while for financial results. First, quarterly results to be accompanied by limited review report of statutory auditor. Okay. The queries shall be taken record by board of director and signed by MD or ED. To be taken on record by board and signed by MD or ED. So non-executive director may. Then audit result for the same year shall be submitted to the recognized stock exchange in the same format as applicable to quarterly results. Then annual audit standalone consolidated of the financial year shall be submitted to the stock exchange within 60 days from the end of the financial year along with the audit report. Okay. अब audited के केस में in same format as of quarterly and to be submitted with audit report. कब? Quarterly result 45 days में और annual 60 days of end of financial year. Okay. Issuer which can be audited by CAG shall adopt the following two-step process for disclosure of annual audit results. First level audit shall be carried out by the auditor appointed by CAG, who shall audit the financial and such financial submit to the stock exchange within 60 days. So जहाँ CAG का ऑडिट होता है तो पहले CAG किसी को अपॉइंट करेगा, उसका रिजल्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 60 डेज में सबमिट हो जाएगी और उसके बाद CAG ऑडिट करेगा और वो जो रिजल्ट्स हैं वो 90 डेज, तो इनको 30 डेज एक्स्ट्रा है. देन मॉडिफाइड ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट और लिमिटेड रिपोर्ट जिसका इंटरेस्ट पेमेंट पे इफेक्ट है या डिविडेंड पेमेंट पे या रिडम्पशन पे इंटरेस्ट है या पेमेंट कैपेसिटी पे इंटरेस्ट है, उसको एड्रेस करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइल पब्लिशिंग दी. तो उसके कमेंट्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने रिस्पॉन्स देने हैं. दैट मीन्स बोर्ड टू गिव रिस्पॉन्स ऑन modified opinion in audit report or LRR affecting interest, dividend, etc. lump sum or payment capacity. Clear? F new provision लग रहा है. Listed entity shall also submit as a part of its standalone or consolidated financial result for the half year a statement of asset and liability and cash flows. That means every statement of asset and liability and cash flow to be submitted on half yearly basis, that is September and March. Third, annual के बारे में. The annual audited results shall be submitted along with audit report and statement on impact of audit qualification.
और अगर आप मॉडिफिकेशंस नहीं है तो एक डिक्लेरेशन, दैट मीन्स एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट्स के साथ क्या क्या रहेगा, रिजल्ट्स प्लस रिपोर्ट प्लस स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, और अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन। देन और ये स्टेटमेंट in the prescribed format. Okay. फोर्थ, तो ये 52(3) था, तो इसको मैं ब्रेक ले लूं। 52(3) और ये जो पॉइंट था ये 52(3) था। देन 52(4) क्या, the listed entity while submitting quarterly or annual results shall disclose the following line items along with the results. Results में ये सब चीजें भी आपको देनी है, क्या क्या, डेट इक्विटी रेशियो, ओके पता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की अमाउंट क्या है, नेटवर्थ कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल, बैड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, करंट लायबिलिटी रेशियो, टोटल डेट टू टोटल एसेट, डेट ओवर इन्वेंटरी टर्नओवर, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और सेक्टर स्पेसिफिक रेशियोज इफ एप्लीकेबल। Provided that requirement of debt service coverage ratio and interest service coverage shall not be applicable किसको, बैंक्स को, एनबीएफसीज को। दैट मीन्स बहुत सिंपल है। 52(4) सिंपल लाइन में बोलता हूँ, certain ratios etc to be provided as line item in the financial along with the financial result in the financial results। तो उसमें बाय वे ऑफ नोट्स ये आइटम्स आ जाती हैं डिस्क्लोजर्स में। पांचवा नहीं है। देन 6th, लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उनको एडिशनल डिस्क्लोजर क्या देने, कितना उनका फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम में अकाउंट, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का डिस्क्लोजर उसी साल देना है जिस साल आपके रिडम्पशन के लिए ड्यू है। देन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, अगर डेफर किया तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट देनी है। ब्रीच ऑफ एनी कोवेनेंट्स अंडर टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर whose end is servicing of the known then the same shall be the listed shareholders। ठीक है, सो दैट मींस 52(6) जो है 5 ओमिटेड है, एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या क्या चीजें थी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 5 चीजें हैं, क्या 5 चीजें हैं, 4 फ्री रिजर्व्स, देन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, देन ब्रीच ऑफ कोवेनेंट। ओके, सो ये भी रिजल्ट्स में आपको एडिशनल देने। देन 7, लिस्टेड एंटिटी शैल विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज क्या, ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इशू प्रोसीड ऑफ एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कब तक, जब तक वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगी और द पर्पस हैज बीन अचीव्ड। दैट मीन्स 52(7) to submit in 45 days of each quarter statement of utilization of funds till funds utilized for purpose achieved।
किसमें, इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, 52(7) हो गया। 7A खत्म ही नहीं होते। इन केस ऑफ एनी मेटीरियल डिविएशन इन द यूज ऑफ प्रोसीड, अगर 52(7A material deviation in use of funds to be disclosed in the prescribed format। तो ये जब तक ये दोनों जो चल रहे हैं, जब तक आपके फंड्स यूज हो रहे हैं उसी टाइम चलेगा। 8 listed entity shall within 2 working days of the conclusion of the meeting of the board publish the financial results and statement referred to in sub regulation 4 जो additional disclosure था, in at least one English daily newspaper in the whole। इसमें regional language नहीं है, that means 52(8) publish in English newspaper क्या financial results along with 52(4) statement। so ये था रेगुलेशन 52 रिजल्ट्स के कंटेक्स्ट में। 2 हो गया, 52(1) आपको 45 डेज में रिजल्ट सबमिट करने और सेम डे डिवेंचर ट्रस्टी को इन्फॉर्म करना है। रिजल्ट्स बनाते हुए लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट लगानी है, बोर्ड टेक रिकॉर्ड करेगा, साइंड बाय एमडी या ईडी होगा, ऑडिटेड सेम फॉर्मेट में 60 डेज में देना है। बोर्ड को मॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर अपना रिस्पांस देना है और हर हाफ ईयरली में स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैश फ्लो भी देना है। 52(3) में एनुअल जो ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं उसमें रिजल्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट प्लस स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। क्वालिफिकेशन है तो, नहीं तो डिक्लेरेशन देनी है कि नो क्वालिफिकेशन। देन 52(4) में सर्टेन रेशियोज हैं जो एज ए लाइन आइटम रिजल्ट के अंदर आपको डालनी है। 52(6) में प्रेफरेंस शेयर के केस में एडिशनल डिस्क्लोजर देना है आपको। 42(7) में स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स देना है। 52(7)A में अगर कोई मटेरियल डिविएशन हुई है तो उसको देना है। और 52(8) में जो रिजल्ट्स आपने किए हैं वो कब करने हैं पब्लिश, विद इन 2 वर्किंग डेज। ये था रेगुलेशन 52। 53 एनुअल रिपोर्ट। एक कंपनी जिसने अपनी डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड की है उसकी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। 53(1) द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल कंटेन डिस्क्लोजर, जो कंपनी एक्ट में डिस्क्लोजर है वो होंगे, अलोंग विद द फॉलोइंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर बैलेंस शीट, P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ट्रस्टी का नाम और डिटेल रहेंगी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स रहेंगे। सो एनुअल रिपोर्ट के अंदर 53(1) एनुअल रिपोर्ट टू contain what? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिशनल क्या है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन that has to be included। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, उसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट बनती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनती है, ये एडिशनल है, नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, then with contact details, then related party disclosures specified। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए। then 2 कंपनी शैल सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रस्टी, दोनों को देना है, एंड वेबसाइट पे भी पब्लिश करना है। क्या, ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट सेंड टू द शेयर होल्डर, नोटिस ऑफ AGM,
नोट लेटर देन कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन आप कमेंस करते हो उस दिन चढ़ जाना चाहिए, और चेंज हुआ तो रिवाइज कॉपी along with explanation 48 hours after the AGM. Okay, so 53 to to submit in not later than commencement of dispatch. क्या एनुअल रिपोर्ट प्लस नोटिस किसको? स्टॉक एक्सचेंज, ट्रस्टी, वेबसाइट, एंड in case of change 48 hours after AGM. Okay, so ये हो गया 53 कवर. Now regulation 54 asset cover. ये asset cover क्या है? In respect of its listed non-convertible debt securities like listed NCDs, listed entity shall maintain 100% asset cover or higher asset cover as per the terms of offer document or information memorandum or trust deed sufficient to discharge the principal amount at all time for the non-convertible debt security issued. So पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या करना है. 54 company to maintain asset cover कितना? 100% or such higher amount as disclosed in IM, trust deed or offer document. Offer document. Okay. कितना होना चाहिए? Sufficient to discharge principal amount. So ये था regulation 54 का 1. Then listed entity shall disclose to the stock exchange. कहाँ पर? In notes में quarterly, half yearly and annual results. क्या? Extent and nature of security created and maintained with respect to its secured listed non-convertible securities. So 54(2) results to contain note on security क्या? Extent and nature of security created and maintained. ये एक नोट होना चाहिए. Then listed entity shall disclose asset cover available along with result in the format. So 54(3) बोलता है asset cover to be disclosed with results in prescribed format. Okay. Credit rating 55. 55 credit rating to be reviewed on yearly basis. इतना ही बोल रहा है. Then what are the document and intimations to be given to trustee? अगर आपने NCD इशू किया है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है? The listed entity shall forward the following to the trustee promptly. क्या क्या? Copy of annual report as soon as it is issued with copy of certificate from the auditors in respect of utilization of fund during the implementation period of the project for which the fund have been raised. Okay. Provided that in case of debenture or preferred share issued for financing working capital or general corporate purposes or for capital raising purposes, copy of auditor certificate may be submitted at the end of each financial year till the fund have been fully utilized
or for the purpose for which power intended has been achieved. Okay, that means 56 information to be given to the venture trustee. ए में है एनुअल रिपोर्ट विद ऑडिटर सर्टिफिकेट regarding utilization of funds till implementation of projects of project और ऑडिटर सर्टिफिकेट. और अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया है तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो था अलॉन्ग विद एनुअल रिपोर्ट. ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर किसको देना है? ट्रस्टी को. देन कॉपी ऑफ ऑल नोटिसेस, रेजोल्यूशन एंड सर्कुलर्स. अगर आपने कोई भी नोटिस इशू किया है, रेजोल्यूशन पास किया है, सर्कुलर दिया है, न्यू इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी कब देना है? इमीडिएटली. और दूसरा द मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ एनसीएस कब देना है? जब आपने उनको दिया है या एडवर्टाइजमेंट किया है और प्रोसीडिंग्स का. दैट मीन्स नोटिस, रेजोल्यूशन और सर्कुलर. किस चीज का है? न्यू इशू ऑफ एनसीएस और मीटिंग ऑफ होल्डर्स. सेंट और एडवर्टाइज्ड कब देना है? सेम टाइम. ओके. सी ये सब इंटीमेशन आपको देनी है उनको. सी में क्या है इंटीमेशंस? अगर आपकी कोई रेटिंग रिवाइज हुई है, आपने कोई डिफॉल्ट किया है या आपने फेलियर टू क्रेडिट चार्ज किया है तो ये भी आपको इंटीमेट करना है. और ऑल कोविनेंट ऑफ द इशू ये सब आपको उनको बताना है. सी इंटीमेशन किस चीज की? रिवीजन इन रिटन. ओके. देन डिफॉल्ट, फेलियर टू क्रेडिट चार्ज और ऑल कोवेनेंट्स ये सब आपको उनको इंटीमेट करना है. देन हाफ ईयरली सर्टिफिकेट देना है. किस चीज का? रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 100% एस्कर्ट और हायर एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद द कोवेनेंट in respect of listed debenture by the statutory auditor along with the results in the manner and format as specified by. ठीक है. तो हमने ऊपर पढ़ा था इसको. एसेट कवर का सर्टिफिकेट था क्या यहाँ पे? नहीं था. तो यहाँ से आपका 56 में एसेट हाफ ईयरली, एसेट कवर सर्टिफिकेट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये इनको देना है along with the results. क्वार्टरली भी देना है, हाफ ईयरली भी देना है. देन और जो मटेरियल इवेंट्स थी, ऑल मटेरियल इवेंट्स 51 में हमने पढ़ा था. साइमल्टेनियसली इनको भी देना है. देन सॉरी ये 1 है तो ये 56 1 था और ये 56 1 है.
Control X, Control V. Under 51, submitted to exchange simultaneously trustee को भी देना है. Okay. 2. The listed entity shall forward to the debenture trustee any such information and provide access to relevant book as required by trustee. So 56 2 में to provide any information sought by including books of account sought by trustee. Okay, then this will be subject to consent is 56(3) में manner of sending है. आप information if permitted can be sent by email or fax. Okay, तो 56 भी हो गया. Then intimation or other submission to stock exchange. Stock exchange को और क्या क्या देना है? The listed entity shall submit a certificate to the stock exchange within 1 working days of the interest or dividend of principal becoming due regarding status of payment in case of non-convertible securities. 57 का 1. क्या देना है इसमें? 57(1) में within 1 working day of interest, debenture or principal becoming due, intimate give certificate company guide to the stock exchange regarding status, paid, not paid of payment. Clear? Then 2 omit हो गया. 3. Listed entity shall forward to the stock exchange any other information and format. 57(3) company to give information as may be asked to stock exchange. Right. Then 4. ये भी नया प्रोविजन आया था. Listed entity shall within 5 working days prior to the beginning of the quarter provide detail of all the non-convertible securities for which interest, dividend, principal obligation shall be payable during the quarter. तो 57(4) अब ये प्रोविजन इनफोर्स है. कब देना है अपने को? Within 5 working days prior to quarter. Details of interest, principal or dividend due in quarter. That means अगर 31 मार्च पे आप खड़े हो तो 31 मार्च से 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पहले आपको देना है कि जून क्वार्टर में क्या इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड ड्यू होगा. देन अब ये आपको प्री देना है कि अगले क्वार्टर में आपकी क्या पेमेंट ड्यू है. और फिर 5 में शेल विद इन 7 वर्किंग डेज. अब क्वार्टर खत्म हो गया, जून क्वार्टर खत्म हो गया, तो अब आपको क्या प्रोवाइड करना है? विद इन 7 वर्किंग डेज एक सर्टिफिकेट देना है कंफर्मिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रिंसिपल which were due and detail of all unpaid interest in relation to known at the end of the quarter. So 57(5) में 4 में आपको क्या ड्यू है वो देना है क्वार्टर से पहले, और 5 में क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको स्टेटस देना है विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर. क्या देना? सर्टिफिकेट confirming payment due in the quarter, the last quarter.
quarter, and secondly, detail of unpaid interest, dividend or principal during quarter. ओके, ये अभी नया डिस्क्लोजर है जो चल रहा है. ये 57 हो गया. 58 क्या बोल रहा है? अब जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको कंपनी को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. वन में द लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. क्या? सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट. जिनको ईमेल आईडी है उनको पूरी रिपोर्ट भेजनी है सॉफ्ट कॉपी में. हार्ड कॉपी जिसमें सिर्फ सैलिएंट फीचर्स हैं, जिनकी ईमेल आईडी नहीं है, और फुल कॉपी जो मांगते हैं. दैट मीन्स 58 का 1. क्या तरीका है? एनुअल रिपोर्ट, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो फुल एनुअल रिपोर्ट भेजो. नॉट रजिस्टर्ड, सैलिएंट फीचर्स भेजो. एंड सेंड फुल ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट. सेंड फुल हार्ड कॉपी. ओके. 2 क्या कहता है? लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड द नोटिस ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ होल्डर्स. अगर उन होल्डर्स की कोई मीटिंग हो रही है या प्रेफरेंस शेयर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि प्रॉक्सी अलाउड है. सो 58(2) में proxy clause should be there in all notices of holders meeting. Okay, then listed entity shall send proxy forms. तो 58(3) में proxy form to be sent to holders with notice allowing vote in favor or against option. Then ये 58 हो गया. 59 structure of non-convertible debt securities and redeemable preference share. Structure मतलब issue terms, repayment, interest. So the listed entity shall not make material modification without prior approval of the stock exchange where the non-convertible debt securities or preference share are listed. किस में? तो प्रायर अप्रूवल चाहिए किस किस चीज के लिए? स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी इन फॉर्म कूपन, कन्वर्जन, रिडम्पशन और अदरवाइज. सो लाइन ले लो 59. 1. prior approval of stock exchange required for change in a structure of NCDs, that is coupon, conversion, redemption, etc. Okay, then or same structure of preference share for coupon, dividend, redemption, dividend और redemption. तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज की अप्रूवल लगेगी. 59(2). अब ये अप्रूवल आपको कब अप्लाई करनी है? जब बोर्ड और डिवेंचर ट्रस्टी ने अप्रूव कर दिया है और नोट लेस देन 3/4 बाय वैल्यू ऑफ होल्डर एग्री कर गए, और उसके लिए कंसेंट के लिए ई वोटिंग लगेगी. दैट मीन्स अप्रूवल ऑफ एक्सचेंज टू बी sought after approval of BOD and debenture trustee. Secondly,
3/4 value of holder by way of e-voting. Okay. नेक्स्ट है रिकॉर्ड डेट 60. रेगुलेशन है 60. रिकॉर्ड डेट. लिस्टेड एंटिटी शैल फिक्स ए रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन और पेमेंट अमाउंट और सच अदर पर्पज एज स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. सो लिस्टेड एंटिटी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करेगी जिस दिन पे वो लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर या लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर निकालेगी. किस लिए? जब इंटरेस्ट, डिविडेंड या रिडम्पशन ड्यू है. ओके. तो 61 says listed company to fix record date. किस लिए? For payment of interest, dividend और principal. ठीक है. Then इसका नोटिस कब देना है? शैल गिव नोटिस एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड डेट. दैट मींस 7 क्लियर वर्किंग डेज टू द स्टॉक एक्सचेंज और एज मेनी डेज एज टू मे एग्री टू और रिक्वायर स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस. सो दैट मींस कब आपको इंटीमेशन देनी है रिकॉर्ड डेट की? एटलीस्ट 7 वर्किंग clear working days in advance, no intimation of record date to be given to stock exchange, right? Then ये 60 हो गया. 61 terms of non-convertible debt securities and redeemable preference share. So listed entity shall ensure timely payment of interest, dividend or securities or redemption payment. ठीक है. Provided that listed entity shall not declare or distribute any dividend wherein it has defaulted in interest on debt security or redemption or creation of securities as per the terms of issue of debt security. Okay. So 61(1). What says? Company to make timely payment. किसकी? Of interest, dividend or principal. Then not to issue dividend if default in interest, redemption, principal or creation of charge. ओके. सो अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है उनका तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते. Unless the terms of issue provide otherwise, the listed entity shall not select for any of the listed security for redemption other than pro rata. So redemption can be done only. Redemption only by pro rata or draft lots. कब? Unless terms provide otherwise. Done. ये था 62(3). 2 omitted है. Listed entity shall comply with the requirement as specified in Regulation 40 for transfer security procedure specified in Schedule 7. ठीक है. 62(4). Transfer provisions as in Schedule 7 shall be applicable to these companies also. Okay. ये था रेगुलेशन. कौन सा चल रहा है? 61. तो मैं 61 को 61 कर दिया. 61. ओके. 61A. ओके. तो नाउ 61A क्या कहता है?
वेबसाइट, लिस्टेड एंटिटी शैल मेंटेन ए फंक्शनल वेबसाइट। तो अगर आपकी कंपनी डेट लिस्टेड है तो आपको भी वेबसाइट मेंटेन करना कंपलसरी है, जिसमें डिटेल ऑफ बिजनेस, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, डिवेंचर ट्रस्टी, ये सब आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। कॉल लेटर्स, कंप्लायंस रिपोर्ट्स, डिफॉल्ट्स, क्रिएटेड चार्ज, क्रेडिट रेटिंग, डेविएशंस, एनुअल रिटर्न्स, और जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है उनको ये एडिशनल डिस्क्लोजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, फिर मैं आल्सो इशू ए प्रेस रिलीज रिस्पेक्ट टू इवेंट। पहले तो 50 to 1 कर दो, 60 to 1 कर दो। कंपनी टू हैव फंक्शनल website having specified details. The listing has been press release at event 60 to 2. Company can issue press release also. For the specified details. Okay. Then 60 to 3, contents of the website to be updated always. और क्या टाइम फ्रेम है? अपडेशन within 42 working days of the change on website. ये मैं हूँ, तो हमारी पावर ही हो रही है। ओके, तो चैप्टर 5 खत्म हो गया। तो यही प्रोविजंस हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े। अब एक बार इसकी हम समरी कर लेते हैं। इसके अलावा कॉमन ऑब्लिगेशंस भी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं रन थ्रू कर देता हूँ, जो कि डेट लिस्टेड कंपनी को करना ही पड़ता है। डिटेल में नहीं लूंगा उसको, सिर्फ रन थ्रू करता हूँ। कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी। फर्स्ट है कि आपको कंप्लायंस करनी है, इंश्योर करना है कि आपके केएमपी डायरेक्टर प्रमोटर्स जो हैं वो लिस्टेड ऑब्लिगेशंस को फॉलो करें। फिर कंपनी को कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। तो एनी डेट लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव ए कंपनी सेक्रेटरी एज इट्स कंप्लायंस ऑफिसर, जो इंश्योर करेगा कि आप लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करो, कोऑर्डिनेट करो, करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं, और ईमेल एड्रेस जो डेजिग्नेटेड है उसको फॉलो करें। देन एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए जो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी करे, या आपकी इन हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके 1 लाख से ज़्यादा हो गए तो आपको खुद को एज ए कैटेगरी रजिस्टर करना है, नहीं तो आपको आरटीए अपॉइंट करना है। और कॉमन जगह पे होनी चाहिए, या तो इन हाउस हो और बाय रजिस्टर हो इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट करेगा सब एक्टिविटी। फिर आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है कंप्लायंस ऑफिसर से और अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट से 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको डेट लिस्टेड कंपनी को भी ये रेगुलेशन 7(3) का फॉलो करना है। चेंज इन आरटी अगर होता है तो आपको ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट एंटर करना है। फिर आपको ये 7 डेज ऑफ एग्रीमेंट आपको इंटीमेट करना है इस अपॉइंटमेंट को, और अगली बोर्ड मीटिंग में प्लेस करना है। फिर कोऑपरेशन विद इंटरमीडिएट्स, तो जो भी इंटरमीडिएट शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ट्रस्टीज है, सबके साथ आप कंप्लाई करोगे, उनको कोऑपरेट करोगे। देन डेट लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव ए पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड, जिसमें परमानेंट और 8 ईयर्स वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करोगे, और आप अपना इंफ्रा प्लेस करोगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जब भी आप कर रहे हो तो वो वायलेटिव नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ करना है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड पॉसिबल नहीं है वहाँ पेबल एट पार चेक्स इशू करने। अगर 1500 से ऊपर का डिविडेंड वारंट है तो पेबल एट पार होना चाहिए और स्पीड पोस्ट से जाना चाहिए। देन आपको स्कोर्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है डेट लिस्टेड कंपनी को भी।
फिर आपको भी इन्वेस्टर कंप्लेंट की डिटेल देना कंपलसरी है 21 डेज में, और ये बोर्ड के सामने रखना भी कंपलसरी है। फिर आपको अपनी लिस्टिंग फीस स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम देनी है। सो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 ये डेट लिस्टिंग कंपनी को लगता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया, इसमें से अभी हम अगर एक्सचेंज को देखें, तो क्या क्या इंटीमेशन जाती हैं, उन पोर्शंस को हम रेड करते हैं। एडवांस इंटीमेशन है, एक्सचेंज को 51 में देनी पड़ती है। फिर ये पोस्ट इंटीमेशन है, ये जनरल मीटिंग की इंटीमेशन है जो आपको देनी पड़ती है। ये आउट इवेंट होने के बाद वाली है, तो 51 एंड 2 प्रायर है, ये पोस्ट है। और ये फिर लिस्ट ऑफ इवेंट्स है जिसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। देन ये आपको वेबसाइट पे चढ़ाना है, फिर आपको रिजल्ट सबमिट करने हैं। फिर ये सब ध्यान देना है आपको रिजल्ट सबमिट करते हुए। फिर एनुअल रिजल्ट 60 डेज में है आपके। फिर रिजल्ट्स के साथ आपको रेशियोज देनी है। प्रेफरेंस शेयर के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर है। फिर स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आपको देना है। मटेरियल डिविएशन देनी है। फिर रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर चलता है। फिर आपकी एनुअल रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है वो ये है। एक्सचेंज को आपको सबमिट करनी है। फिर रिजल्ट्स में ये नोट देना है आपको। असेट कवर देना रिजल्ट्स में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। फिर आपको ये इंफॉर्मेशन डिवेंचर ट्रस्टी को देनी है। फिर जो भी मटेरियल इवेंट दिया है वो आपको ट्रस्टी को देनी है। कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी देना है। फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज को सर्टिफिकेट देना विद इन वर्किंग डे। अभी ऑपरेटिव क्लास है 57(1), इसके अंदर कम रूटीन कंप्लायंसेस होती है। फिर क्वार्टर शुरू होने से 5 दिन पहले एक इंटीमेशन देनी है, क्वार्टर खत्म होने के 7 दिन बाद एक इंटीमेशन देनी है, वर्किंग डेज है। फिर एनुअल रिपोर्ट कैसे भेजनी है डिवेंचर होल्डर्स को, उसमें प्रॉक्सी क्लॉज होना चाहिए, प्रॉक्सी फॉर्म होना चाहिए। फिर आपको एक्सचेंज की प्रायर अप्रूवल चाहिए, कब? जब आप टर्म्स चेंज कर रहे हो। और ये अप्रूवल कब लेनी है? जब आपके बोर्ड और ट्रस्टी अप्रूव कर चुके हो, 3/4 वैल्यू शेयर होल्डर ई वोटिंग से अप्रूव कर चुके हैं। फिर आपको रिकॉर्ड डेट की इंटीमेशन 7 क्लियर वर्किंग डेज देनी है। फिर कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है तो वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का तो वो डिविडेंड इशू कर सकती है। रिडम्पशन प्रोराटा ड्राफ्ट लॉट से होना है। ट्रांसफर प्रोविजन फॉलो करने है। कंपनी को वेबसाइट होनी है, कंपनी प्रेस रिलीज रख सकती है। वेबसाइट अपडेटेड होनी चाहिए और 2 दिन के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो ये सब था नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज के लिए लिस्टिंग प्रोविजंस के रेगुलेशन। अगर आपको इसके बीच में कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820255196। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी कोई लेक्चर करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपके साथ मिलकर भी हम ये सेशन कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू।